अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज हम देखते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को। ये है चैप्टर 2 इंटरनेशनल का। इसमें जो टेंटेटिव हमने टॉपिक्स कवर करने हैं, फॉरेक्स मार्केट क्या होती है उसको हम देखेंगे। पार्टिसिपेंट्स क्या हो सकते हैं, करेंसीज क्या होती हैं, मैकेनिज़म्स जो और टेक्नोलॉजीज़ हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग की वो क्या हैं। इसी तरह हम जो पोजीशन कीपिंग का कॉन्सेप्ट है फॉरेक्स में, इसको हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम जो ऑस्ट्रेलियन फॉरेक्स मार्केट है, क्योंकि मैंने पहले कहा ये बुक ऑस्ट्रेलियन कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई है, तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर फॉरेक्स मार्केट को देखेगा, हम उसको कंपेयर करेंगे पाकिस्तानी डॉलर मार्केट के साथ। इसको इंटरनेशनली PKR एब्रीवेट किया जाता है। जैसे ऑस्ट्रेलियन डॉलर को AUD लिखा है, US डॉलर को हम USD लिखते हैं, ब्रिटिश पाउंड को हम GBP लिखते हैं, तो पाकिस्तानी रुपये को PKR लिखते हैं। और जो कुछ फॉरेक्स के जार्गन्स जो हैं, जो टर्म्स हैं, उनको भी हम देखेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले हम डेफिनेशन पे आते हैं। जो फॉरेक्स मार्केट है ये बेसिकली वो मार्केट है जहाँ पे नेशनल करेंसीज आर बॉट एंड सोल्ड अगेंस्ट वन अनदर, एक दूसरे के अगेंस्ट आप बाय और सेल कर सकते हैं। सो फॉरेन एक्सचेंज कंसिस्ट मेनली ऑफ बैंक डिपॉजिट्स। सो फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादातर बैंक डिपॉजिट्स हैं, लेकिन जो इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए ब्रोकरेज हाउसेस भी एक फॉरेक्स मार्केट का काम करती है। जो करेंसी ब्रोकर हैं, ठीक है, उन्हें हम FX ब्रोकर्स भी कहते हैं, वो भी आपको फॉरेक्स मार्केट को कॉन्स्टिट्यूट करते हुए नज़र आते हैं। सो जहाँ पे नेशनल करेंसीज वर्सेस अदर करेंसीज ट्रेड हो रही हो, उसको हम वो जगह कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी। सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इस मार्केट का ये है, इट इज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट परफेक्ट मार्केट। ठीक है, मोस्ट परफेक्ट market. It is needed because every international transaction requires a foreign exchange transaction. Obviously एक कंट्री में तो लोकल करेंसी जो है वो चल रही है, लेकिन जब आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं तो आपको फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन ज़रूर करनी पड़ती है। और ये सबसे बड़ी जो है वो ओवर द काउंटर मार्केट है। ओवर द काउंटर मार्केट क्यों इसको हम कह रहे हैं? सो OTC मार्केट जो है वो हमारी वो बेसिकली आफ्टर आवर मार्केट होती है, या जो हम कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स हैं उनसे हट के अगर कोई काम कर रहे होते हैं तो वो OTC मार्केट है। जैसे बैंकिंग का काम जो है वो प्राइमरीली ये नहीं है फॉरेन करेंसी में डील करना। सो जब वो जो ब्रांचेस ये कर रही होती हैं स्पेशली, तो वो समझें कि ओवर द काउंटर मार्केट सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती हैं। बैंकिंग अपनी प्रोडक्ट्स भी जब एक्स्ट्रा टाइम में प्रोवाइड करें उनकी सर्विस, तो वो OTC मार्केट कहलाती है। सो आफ्टर आवर सर्विसेज या आफ्टर जो प्रोफेशनल डेजिग्नेटेड रोल्स हैं, उनके अलावा जो भी आपको बेनिफिट मिलता है वो OTC मार्केट से मिलता है। अच्छा जी, मार्केट में पार्टिसिपेंट्स क्या हैं? सबसे पहले जो सबसे बड़े मार्केट हैं, प्लेयर्स हैं, वो तो हैं ट्रेडर्स हैं, फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडर्स, जो कि बाय और सेल करेंसी करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। डायरेक्टली मतलब आपस में एक दूसरे के साथ, और इनडायरेक्टली यानी थ्रू ब्रोकर्स या बैंक्स, कोई भी दरमियान में मीडिएटर जो है वो एग्जिस्ट करता है। आर्बिट्राजर्स एक्सप्लॉइट एक्सचेंज रेट अनोमलीज, hedgers cover open positions and speculator take open positions। अब ये तीन यूज़र्स हमारे सामने आए हैं। एक है आर्बिट्राजर्स। आर्बिट्राजर्स जो है एक्सप्लॉइट एक्सचेंज रेट अनोमलीज
ये लॉक्ड इन प्रॉफिट को फोरसी कर रहा है। लॉक्ड इन प्रॉफिट अपॉर्चुनिटीज़ जो उन्हें नज़र आती हैं प्रॉफिट अपॉर्चुनिटीज़, और उन्हें पक्का ढक्का प्रॉफिट के चांसेस नज़र आए तो वो एक्शन लेते हैं और उससे प्रॉफिट कमाते हैं। ठीक है। हेजर्स जो है वो, उसके लफ्ज़ी मतलब अगर हम कहें तो उसके हैं वो कवर कर लेना, ढांप देना। तो हेजर्स जो है वो अपने रिस्क को कम कर रहे होते हैं, रिस्क को कवर कर रहे होते हैं। किस चीज़ को कवर कर रहे होते हैं? रिस्क को कम कर रहे होते हैं या रिस्क को कवर कर रहे होते हैं। कवर करने का मतलब ये है कि कम्प्लीटली रिस्क अवॉइड हो जाएगा। और मिनिमाइज जब हम कहते हैं तो मेजॉरिटी टाइम्स होता यह है कि रिस्क ज़ीरो नहीं होता, तो उसकी कोई ना कोई कॉस्ट हमें बियर करनी पड़ती है। तो उसकी वजह से हमें जो टर्म यूज़ करनी पड़ती है रिस्क के लिए वो है मिनिमाइज़ करना, हमें रिस्क को मिनिमाइज़ करना। तो हेजर्स जो है वो रिस्क मिनिमाइजेशन के लिए काम कर रहे होते हैं। और जो स्पेकुलेटर्स हैं जानबूझ के बेट कर रहे होते हैं ओपन पोजीशंस पे। ओपन पोजीशन कौन सी है? कोई चीज़ बाय की है आपने, इंतज़ार कर रहे हैं इसकी कीमत ऊपर जाएगी तो सेल करेंगे, अगर वो ऊपर ना गई तो आपको लॉस हो जाएगा। तो इसलिए ये बेचारे रिस्क टेकर्स हैं। ठीक, तो तीन एलिमेंट्स आ गए हमारे पास। स्पेकुलेटर्स हाई रिस्क टेकर्स हैं, जो हेजर्स हैं वो रिस्क अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो आर्बिट्राजर्स हैं वो प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी की तलाश में, वो किसी रिस्की इन्वेस्टमेंट में या रिस्की एसेट में हाथ ही नहीं डालेंगे। ठीक। सो ये तीन मेजर यूज़र्स हमें फॉरेक्स मार्केट के पता चल गए, आर्बिट्राजर्स, हेजर्स और स्पेकुलेटर्स। सो ये तीन मेजर यूज़र्स सबसे ज़्यादा इस मार्केट में जो है वो प्रिवेल करते हैं। इनको हम ट्रेडर्स की कैटेगरी में फॉल करा रहे हैं, हम कहते हैं कि ये मेजर ट्रेडर्स हैं। ठीक है। इनके रोल्स प्रैक्टिकल लाइफ में डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन एज फार एज फॉरेक्स मार्केट इज़ कंसर्न तो आर्बिट्राजर्स जो है वो प्रॉफिट सीकर्स हैं, हेजर्स रिस्क अवॉइडर्स हैं, और जो स्पेकुलेटर्स हैं वो रिस्क टेकर्स हैं। वो रिस्क लेके उसी में से प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी जनरेट करने की कोशिश करेंगे। वो कहते हैं कि रिस्क लिए बगैर कोई बेनिफिट नहीं होता। जैसे वो डायलॉग है ना, रिस्क तो स्पाइडरमैन को भी लेना पड़ता है। तो ये स्पेकुलेटर्स बेचारे उस कैटेगरी। अच्छा जी, अब कैटेगरीज ऑफ पार्टिसिपेंट्स, एक तो आ गया हमारे पास कस्टमर्स, जो नॉर्मल कस्टमर्स हैं। फिर हैं जी हमारे पास कमर्शियल बैंक्स हैं। तीसरे अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। ठीक है। और चौथे हमने ब्रोकर्स बात की। सो ये चार मेजर जो पार्टिसिपेंट हैं, इनकी वजह से ये जो फॉरेक्स मार्केट है ये इस्टेब्लिश होती है, बनती है। कस्टमर्स बैंक्स के पास जा सकते हैं, ब्रोकर्स के पास जा सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास जा सकते हैं, कोई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो जो फॉरेन करेंसी में डील करता हो। कस्टमर्स जो है इन तीन में से किसी एक की सर्विसेज लेके अपने बेनिफिट्स लें, चाहे उसने फॉरेन करेंसी सेल करनी है या फॉरेन करेंसी बाय करनी है। अब ये कस्टमर की कैटेगरी हो सकती है, वो इंडिविजुअल कस्टमर है या बिज़नेस कस्टमर है। जो बिज़नेस कस्टमर है तो बिज़नेस को जो है वो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शंस में या इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व होगा, तो वो बैंकिंग सेक्टर में जो है वो काम कर रहा होगा। जो कस्टमर्स, जो इंडिविजुअल कस्टमर्स हैं, वो ज़्यादातर कमर्शियल बैंक्स के अलावा अगर बिज़नेस नीड्स नहीं है तो वो इन नॉर्मल जो ब्रोकर्स हैं उनके पास जाके अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। और सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर है जिसने इन सब पे नज़र रखनी होती है वो है सेंट्रल बैंक। तो पाकिस्तान में सेंट्रल बैंक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, एसबीपी जो है वो इन सब पे नज़र। फिर इंटरबैंक ऑपरेशंस का एक कॉन्सेप्ट है। जो फॉरेन मार्केट इज़ डोमिनेटेड बाय इंटरबैंक ऑपरेशंस, क्योंकि जैसे हम बात करते हैं कि इंपोर्ट या एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन है। सो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है ये मेजॉरिटी, बल्कि अगर हम कहें लीगल बिजनेस ट्रांजैक्शन जो हैं वो होती ही थ्रू बैंक्स हैं, वो इंटर बैंक ऑपरेशंस के थ्रू होगी। मेरी कोई पेमेंट जानी है तो बैंक के थ्रू जाएगी,
फ़र्ज़ करें जापान जानी है या जर्मनी जानी है या यूके जानी है, यूएसए जानी है, या इवन मेरी वहाँ से कोई पेमेंट आनी है तो वो बैंक में ही आएगी। मुझे ये कोई आके मेरे दरवाजे पे $50,000 नहीं पकड़ा जाएगा, वो मेरे बैंक में ही आएंगे। सो पार्टिसिपेंट्स इन इंटर बैंक मार्केट्स आर बेसिकली मार्केट मेकर्स। सो ये जो इंटर बैंक मार्केट में जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो मार्केट मेकर्स हैं, यानी सबसे बड़ी मार्केट तो उन्हीं से बनती है। ठीक है। फिर उसके बाद अदर मेजर डीलर्स आ जाते हैं, फिर सेकंड ईयर बैंक्स भी आ जाते हैं। कोई एक बैंक डायरेक्टली ट्रांसफ़र नहीं कर सकता तो किसी बड़े बैंक के थ्रू जो है ना ये ऑपरेशंस करता है। तो ये इंटर बैंक ऑपरेशंस आपके इन्वॉल्व होंगे। फिर साइज़ एंड कंपोजिशन का इफेक्ट अगर हम देखें, द साइज़ ऑफ ग्लोबल फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है is measured by the sum of daily turnover in FX centers. So फॉरेन करेंसी सेंटर्स हमने देखते हैं। तो फॉरेन करेंसी सेंटर्स जो है वो दुनिया में जैसे यूके है, जापान है, यानी लंदन में है, टोक्यो में है, न्यूयॉर्क में है। सो फॉरेन करेंसी सेंटर्स हैं। तो पाकिस्तान का फॉरेन करेंसी सेंटर जो है वो आपका कराची है, सेंट्रल बैंक जहाँ पे आपका एग्जिस्ट करता है। A survey is coordinated by the BIS every 3 years for this purpose. So BIS जो है वो ये बैंकिंग इंटरनेशनल सपोर्ट एक प्राइवेट कंपनी है जो ये मैनेज कर रही है तमाम बैंक्स के लिए। तो ये हर 3 साल बाद एक सर्वे भेजते हैं और डाटा कलेक्ट करते हैं, जिससे पता लगता है कि मुख्तलिफ एफएक्स सेंटर्स में डेली कितनी एक ट्रांजेक्शन हो रही है। अब अगर हम एग्जांपल देखें डेली टर्नओवर फॉरेक्स मार्केट यूएस बिलियन डॉलर्स में, तो देखें 89 में आपको स्पॉट मार्केट में आपको तकरीबन 380 बिलियन यूएस डॉलर्स का बिजनेस नज़र आता है। जो फॉरवर्ड मार्केट है, ठीक है, उसमें आपको नज़र आता है तकरीबन ऐसे 250 बिलियन का, और टोटल जो है जो इन दोनों को शामिल करके और कुछ गैप्स जो हैं वो तकरीबन 600 मिलियन। ठीक, जो कि 2001 में बढ़ के अगर आप देखें 400 बिलियन स्पॉट पे आ गया और तकरीबन 800 बिलियन जो है, तकरीबन इसलिए कह रहा हूँ कि कंप्लीट रॉ नहीं मिल रही इसमें फॉरवर्ड मार्केट में, और इन दोनों का मिलके जो है वो 1200 मिलियन का बन जाता है। सो ये देखें कि आपकी जो है वो सिर्फ 12 सालों में मार्केट साइज़ जो है वो तकरीबन डबल हो गया है बिलियन डॉलर्स में। तो ये अच्छा खासा जो है वो जो फॉरेक्स मार्केट की कंट्रीब्यूशन है के हिसाब से आपको इंक्रीज़ होती हुई नज़र आती है। अगर आप जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एफएक्स मार्केट टर्नओवर देखें परसेंट के हिसाब से, सो परसेंटेज में आपका जो यूके है वो तकरीबन 31.5% मिलता है कंट्रीब्यूशन उसमें। जो यूएस मार्केट है वो तकरीबन 16% के करीब कंट्रीब्यूशन है। जापान की तकरीबन 9% है। सिंगापुर आपको 6% पे नज़र आ रहा है। जर्मनी जो है वो तकरीबन 5.5 पे है। स्विट्ज़रलैंड 4% पे है। हांगकॉन्ग जो है वो भी तकरीबन 4% पे है। ऑस्ट्रेलिया 3.5% नज़र आता है आपको। फ्रांस जो है वो तकरीबन 3% है, और बाकी सब मार्केट्स जो हैं वो तकरीबन 17% के करीब है। तो ये 100% की डिस्ट्रीब्यूशन नज़र आती है। इसका मतलब यह है कि सबसे बड़ा जो फॉरेक्स का जो मरकज़ है वो यूके है, और उसके बाद जो है वो यूएसए है। ठीक, तो ये आपको अच्छा खासा टर्नओवर पता लगता है कि ये दो मार्केट्स मिल के तकरीबन हाफ ऑफ द वर्ल्ड इकॉनमी इनके थ्रू जो है वो मूव। इसी वजह से जब इन इकॉनमीज़ में कुछ होता है तो वो बहुत सी और इकॉनमीज़ को उसका इफ़ेक्ट फेस करना पड़ता है। सो अगर हम काउंटर पार्टी के हिसाब से देखें फॉरेक्स मार्केट का टर्नओवर, ठीक है, तो बाय इंस्टीट्यूशनल टाइप देखें तो इंटर बैंक में आपको ये तकरीबन 66% जो है वो डोमिनेट करता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का जो इसमें रोल है तकरीबन आपको यूँ नज़र आएगा
8%, 29%, और जो बाकी बच जाते हैं तकरीबन, अगर मैं इसको पाई को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाया तो कितना हो गया, ये 74, 84, ये तकरीबन 16% बन गया। वैसे इसके साइज़ के हिसाब से तकरीबन ये 18-20% होगा। बहरहाल हम रफ़ जो है वो कंपटीशंस की बात कर रहे हैं, तो आप ये देखें कि काउंटर पार्टी के हिसाब से इंटर बैंक जो ट्रांजैक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रही हैं, कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं बाकी वो 28% और 16% पे फॉल कर रहे हैं। अब अगर हम लोकल ट्रांजैक्शंस के एस्पेक्ट में देखें तो लोकल ट्रांजैक्शंस तकरीबन आपको यूँ समझ लेना चाहिए 45% के करीब मिल रही हैं, और ये 55% के करीब आपको क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस मिलती हैं काउंटर पार्टी की। तो इसका मतलब ये है कि जो इंटरनेशनल मार्केट का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छा खासा डोमिनेट करता है इसमें। सो करेंसी कंपोजिशन ऑफ एफएक्स मार्केट टर्नओवर अगर हम देखें तो यूएस डॉलर सबसे ज़्यादा जो है वो ट्रेड हो रही, उसके बाद यूरो ट्रेड हो रहा है, फिर जैपनीज येन है, फिर ब्रिटिश पाउंड है, फिर स्विस फ्रैंक है, कैनेडियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ये स्वीडिश क्रोना है, ये हांगकांग डॉलर है, और इसके अलावा बाकी करेंसीज जो है ये कर रही है। बाय द वे ये डेटा 2001-2 का है, तो इस वजह से आपको ये नज़र आता है, आपको कहीं पे चाइनीज़ वॉन नहीं नज़र आया। तो अब यूएस डॉलर के बाद मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इस वक्त चाइनीज़ युआन जो है वो सबसे ज़्यादा ट्रेड होने वाली करेंसी। अगर हम फॉरेक्स मार्केट के टर्नओवर के हिसाब से देखें तो यूएस डॉलर यूरो 30% रोल पे कर रही, यूएस डॉलर जापान 20%, यूएस डॉलर जीबीपी तकरीबन 11%, यूएस डॉलर सीएचएफ 5%, यूएस डॉलर कैनेडियन डॉलर तकरीबन 4% के करीब, यूएस और ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी जो है वो 4% के करीब है यूएस डॉलर का। बाकियों के साथ तकरीबन आपको नज़र आएगा तकरीबन 16-17%, और अदर वर्सेस अदर का जो कंपोजिशन है वो तकरीबन आपको 8-9% के करीब मिलती है। तो इसका मतलब यह है कि ये करेंसी पेयर्स सबसे ज़्यादा जो है वो मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं। जिन करेंसी पेयर्स में ट्रेडिंग ज़्यादा है, एफएक्सीएम के कॉन्टेक्स्ट में ये बात कर रहा हूँ, जब आप करेंसी मार्केट में फ्यूचर्स की करेंसी मार्केट के एस्पेक्ट में चीज़ों को देखेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि आपको ये करेंसीज बहुत हैवीली जो है वो ट्रेड होती हुई नज़र आती हैं। अब जब इसी कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं तो यूएस डॉलर इज़ द मोस्ट हैवीली ट्रेडेड करेंसी, यूरो एंड द येन आर हैवीली ट्रेडेड बिकॉज ऑफ द इम्पॉर्टेंस ऑफ यूरोप एंड जापान इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। क्योंकि उनकी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, इस वजह से वो भी अच्छी खासी ट्रेड। द पाउंड इज़ हैवीली ट्रेडेड फॉर हिस्टोरिकल रीजंस, क्योंकि हिस्ट्री डोमिनेट करती है इस वजह से, क्योंकि मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड पे जो है वो ब्रिटिश एम्पायर रही है, तो इस वजह से हम उसको हिस्टोरिकल रीजंस भी कहते हैं। Currencies that are heavily traded in certain financial centers and lack liquidity in others. For example, जो स्विस फ्रैंक है ये यूरोप में, और जो कैनेडियन डॉलर है अमेरिकाज में, वो वहाँ उन फाइनेंशियल सेंटर्स में तो बड़ा हेवली ट्रेड हो रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में उनका कोई रोल नहीं है, इस वजह से उनकी जो वर्ल्ड ओवर डोमिनेशन है वो कम किया। इसी तरह अगर आप देखें जो लोकली ज़्यादा करेंसी ट्रेड हो रही हैं इंटरनेशनली, सिर्फ इंटरनेशनल ट्रेड पर्पस के लिए होती हैं, जैसे ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, न्यूजीलैंड डॉलर है, या हांगकांग डॉलर है, तो इस वजह से ये आपको इंटरनेशनल फ्रंट पे इनकी कंट्रीब्यूशन कम नज़र आती है। जो थर्ड वर्ल्ड करेंसीज हैं जो सॉफ्ट या एग्जॉटिक करेंसीज में फॉल करती हैं, तो एग्जॉटिक स्पेशलाइज्ड की बात हो रही है, यानी वो अपने मुल्क से बाहर किसी काम की नहीं, इस वजह से उसको एक्सॉटिक कह रहे हैं। सॉफ्ट के भी मोर और लेस वही मीनिंग्स होते हैं, बट देन
यानी प्रैक्टिकली वो करेंसी जो है वो आपके कंट्री के अलावा कहीं और परफॉर्म नहीं कर पाती। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांजैक्शन, फॉरेक्स ट्रांजैक्शन। सो पहला तो कंपोनेंट है हमारे पास प्राइस डिस्कवरी। हमें प्राइस का पता होना चाहिए कि एक करेंसी का दूसरे करेंसी के साथ जो रिलेशनशिप है वो कैसे एग्जिस्ट करता है। दूसरा जो कंपोनेंट है फॉरेक्स ट्रांजैक्शन का वो है डिसीजन मेकिंग। तीसरा कंपोनेंट है आपकी सेटलमेंट का। एक अग्रीड प्राइस पे आपने जो है ना एक दूसरे के साथ सेटलमेंट करनी है। और बाज़ औक़ात जो है वो आप काम को चलाने के लिए या अपनी पोजीशन को बेहतर करने के लिए पोजीशन कीपिंग का एक कॉन्टेक्स्ट है उसको यूज़ करते हैं। सो अगर आप अपनी पोजीशन अपने पास मेंटेन रखें तो उससे आपकी जो ट्रांजैक्शन है या पोजीशन है फ्यूचर में वो क्या, तो कंक्लूड करते हैं। कोई क्यूरी हो तो प्लीज़ पूछिएगा। बाकी जो है वो हमें इस चैप्टर का जो कॉन्टेक्स्ट है मज़ीद वो हम नेक्स्ट उसमें लेक्चर में देखते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। हम इस आज ओके जी, यहाँ तक